हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे भी क्लास 10th केमिस्ट्री, जिसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। कुछ जो है बातें हो चुकी थी, जैसे बेसिक में क्या है, जो है चैप्टर कौन सा हमको पढ़ना है, पहले केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या था, उसमें क्या क्या चीजें हैं, और कुछ चीजें हम लोगों ने सीखा था। बात पहुंची थी समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करने तक हम लोगों ने कर डाला था। ठीक, ये सभी क्वेश्चन हमने आपको करा दिया था ना। आज आप लोग को आया भी रहा होगा, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ये सभी क्वेश्चंस कराया था। हाँ, आज हम लोग को आगे चलना है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है। जैसे कभी कभी आपको कभी भी कोई भी यौगिक मिल जाएगा, उसके बगल आपको ब्रैकेट में ऐसे यस लिखा मिलेगा। क्या? ब्रैकेट में यस। उसका मतलब है सॉलिड, यानी कि वो जो भी पदार्थ वहां पर है उस समय ठोस है। क्या है? ठोस है। या जैसे यहाँ एल मिल जाएगा, लिक्विड। लिक्विड का मतलब यह है कि वो जो भी चीज है यहाँ पर इस समय वो द्रव में है। ये नहीं कह रहे कि हमेशा द्रव ही रहेगा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रहेगा इस रिएक्शन में, अगर यहाँ लिखा है लिक्विड लिखा है, इसका मतलब क्या? ये भी ये द्रव है। ठीक, क्योंकि पानी जैसे यहाँ लिक्विड है तो कभी ठोस भी तो हो सकता है, बर्फ रहता है ना। तो ये नहीं कह रहे हमेशा बर्फ द्रव ही रहेगा, लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पर ये क्या है? द्रव रूप में है, लिक्विड फॉर्म। फिर आगे जैसे ये NaOH AQ लिखा है। AQ मतलब एक्वस। क्या? एक्वस। एक्वस मतलब जैसे पेस्ट होता है, पेस्ट की तरह। ठीक, तो ये उस तरीके का रहेगा। फिर उसके बाद जैसे यहाँ Cl2 है, ब्रैकेट में G लिखा है। G फॉर क्या होता है? गैस। G फॉर क्या होता है भैया? गैस। तो उसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, यहाँ पर अभी गैस है। बहुत सारा ऐसा आपको बुक में मिला रिएक्शंस, लिखा रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक, अब चलते हैं। हाँ, तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार की हम बात कर रहे थे। सबसे पहला क्या है? योगात्मक या संकलन अपक्रियाएं। योगात्मक या संकलन अपक्रियाएं, ध्यान समझिएगा। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक के अणु या परमाणु मिल करके कोई एक नया यौगिक या अणु या परमाणु बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? योगात्मक या संकलन अपक्रियाएं। सिंपल सा मतलब यह है। योगात्मक का मतलब आपको पता चल रहा होगा, योग। क्या? योग। जब दो यौगिक या अणु मिल जाए या दो से अधिक मिल जाए तो एक बने, तो उसे क्या बोलेंगे? योगात्मक अपक्रियाएं बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे आपके सामने लिखा भी है कि वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक या अणु मिलकर कोई एक यौगिक बनाते हैं, योगात्मक या संयोजन। संयोजन अपक्रिया भी इसी को बोलते हैं, संकलन अपक्रिया भी इसी को बोलते हैं, योगात्मक अपक्रिया भी इसी को बोलते हैं। ठीक, कहलाती है। एग्जाम्पल भी जैसे आपको पहला है यस प्लस O2, क्या बना लिया? SO2। ये परमाणु, ये एक अणु हो गया, मिलकर क्या बना लिया? एक यौगिक। ठीक, इसमें जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिलकर के क्या बना दिया? जल। तो दो मिला एक बना। ठीक, इस तरीके से क्या कुछ बोले का कोई? इस तरीके से जो है और भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स हो सकता है। जैसे अगर बात करें तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस का CO2। ठीक, इसमें देखो ये सोडियम कार्बोनेट पानी और CO2 गैस ये मिलता है तो बना लेता है NaHCO3। इसका दो अणु रहता है। ठीक, मतलब दो अणु पाए जाएंगे। तो कहने का मतलब है, यहाँ देखो ये तीन यौगिक मिल रहे हैं तो कितना बन रहा है? एक। तो क्या हो गया? इनका जोड़ हो गया, योग हो गया, संकलन हो गया। इस अपक्रिया क्या बोलेंगे? संकलन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया। बताओ किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अगर कोई दिक्कत हो आप बताइए, अन्यथा आगे चले आगे। अगला देखो, अगली अपक्रिया क्या है?
विस्थापन या प्रतिस्थापन अक्रिया। तो इसमें क्या होता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया में कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह को उसके स्थान से हटा देता है, विस्थापित कर देता है। इस क्रिया क्या बोलते हैं, विस्थापन क्रिया या प्रतिस्थापन क्रिया बोलते हैं। फिर समझो, इसमें क्या होता है, कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह, यानी कोई चाहे अकेला परमाणु हो चाहे कई परमाणु उसमें मिले हो, वो क्या करेगा, किसी एक यौगिक का परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। इस अपक्रिया को बोलते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक, यहां लिखा भी है, देखो, वह अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह क्या करते हैं, समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह आ जाता है। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे भैया, विस्थापन क्रिया कहते हैं। ठीक, कोई परमाणु परमाणु का समूह है, उसके स्थान पर दूसरे परमाणु परमाणुओं का समूह आ जाता है, तो इस क्रिया क्या बोलते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपके सामने लिखा हुआ है जैसे कॉपर सल्फेट प्लस फेरस। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें Fe क्या कर रहा है, कॉपर को हटा करके Fe कहाँ आ रहा है, इसके स्थान पर कॉपर हट गया, तो क्या हुआ है, यहाँ पर ध्यान समझो, यहां से कॉपर का क्या हो गया, विस्थापन, कॉपर हटा कि नहीं हटा, तो इस क्रिया क्या बोलेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया। बताइए किसी कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें वही ऐसे है, यहाँ जिंक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देगा और जिंक जाकर उसके स्थान बैठ गया, तो क्या हो गया, Zn बन गया। तो इस क्रिया क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन क्रिया या विस्थापन क्रिया। और ये जरूरी नहीं कि चाहे जो आए और चाहे जिसको हटा दे, सबका एक रूल्स होता है भाई, सिंपल सी बात है, जो ज्यादा पावरफुल होगा वही जो है कमजोर वाले को उसके घर से मार के भगा सकता है, उसका स्थान ले सकता है। मान लो दो लोग हो, इसी में आए और एक को ज्यादा ताकतवर है, आप कहोगे हम नहीं हटेंगे, एक दो बार कहेगा हट नहीं, मारेगा कान नीचे हटा देगा। हाँ, तो ज्यादा ताकतवर वाला ही क्या करेगा, कम ताकतवर वाले को हटा पाएगा। बाकी कम ताकतवर वाला सोचे कि हम हटा दे, तो हटा पाएगा, खुद डरता रहेगा, कैसे जो है स्थान मिल गया बैठे रहे बस, समझे। हाँ बताओ, तो कहने का मतलब यह है कि जो ज्यादा ताकतवर रहेगा वो क्या करेगा, कम ताकतवर वाले को उसके स्थान से हटा देगा। ठीक, तो वैसे इसमें भी क्या है, जो ज्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर वाले को उसके स्थान से हटा देगा। ठीक, तो कैसे जानेंगे कौन सा ज्यादा ताकतवर है कौन सा कम ताकतवर है, तो इसके बाद पढ़ाएंगे भी अम्ल और क्षार तथा लवण वाला चैप्टर। उसके बाद पढ़ाएंगे एक चैप्टर है धातु तथा अधातु, जिसे पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसे बोलते हैं, समझे। तो वहां पर हम लोग इसका एक क्रम बनाते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी हम याद कराते हैं, ट्रिक बताते हैं, समझे। लेके वासु का नाम आमंजन कर फिर सीधी को निकाल, देखे कि पुष्पा भाव और शिवल्ली है क्यों हाजिर आज, चंदन और प्लेटिनम की लकड़ी लेकर, समझे। ये ट्रिक है याद करने की विद्युत रासायनिक श्रेणी की, और भी कई ट्रिक हैं। ठीक, तो वहां पर हम आपको बताएंगे। बात समझ में नहीं, कैसे जानेंगे कौन सा अधिक ताकतवर है, इसके लिए बता रहे हैं, तो वहां पर पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानो, जो ज्यादा ताकतवर है वो क्या करेगा, कम ताकतवर वाले को हटाएगा। अब पता लगा भैया कम ताकतवर वाला आया, ज्यादा ताकतवर वाले को हटाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करेगा, मार के खेत देगा उससे। चले आए हैं भी, मार के भगा देगा। इसी में ज्यादा ताकतवर वाले को हटा पाए कोई, वो अलग बात है, अपनी मर्जी से चलो बैठ जाओ, समझे कि नहीं, वो हट जाए, समझे कि नहीं, उपकार कर दे, वो अलग बात है। और लेकिन जब ज्यादा ताकतवर है तो वो अपने पे आ जाए तो कम ताकतवर वाला हटा नहीं सकता। बस वही मामला है इसमें प्रतिस्थापन और विस्थापन क्रिया में। अभी आगे पढ़ेंगे द्विविस्थापन, तो उसकी कहानी भी बताएंगे। किसी को दिक्कत बताओ, नहीं तो आगे चले। हाँ, अब आ गया अनुत्क्रमणीय क्रियाएं। ध्यान देखिएगा, अनुत्क्रमणीय क्रिया क्या, वह क्रिया जो एक ही दिशा में संपन्न हो सके
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सके उसे क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे। एक ही दिशा का मतलब ये नहीं है भैया कि पूरब में संपन्न होए, पश्चिम में संपन्न न हो, या उत्तर में संपन्न होए तो दक्षिण में संपन्न होए, या चारों में से कोनो एक ही दिशा में संपन्न हो। हाँ, इसका कदाच मतलब ये नहीं है कि या तो पूरब में संपन्न हो जाए या तो पश्चिम में संपन्न हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, इसका मतलब है रिएक्शन में दो ही दिशाएं होती हैं, तीर के इस तरफ, तीर के इस तरफ। ठीक, समझ मेरी बात ना? तो इसमें क्या है, जैसे जो भी यौगिक मिलेगा रिएक्शन के बाद, जो भी बनाएगा, अब उससे हम चाहे फिर से इसको बना लें तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय क्रियाएं कहलाती है। और जिसमें संभव होगा उसको बताएंगे भी उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। इसके बाद आने वाला है। तो अनुत्क्रमणीय क्रिया क्या है? वह क्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सके उसे हम लोग अनुत्क्रमणीय क्रिया बोलते हैं। इसका मतलब ये है, सिंपल सा, जैसी सोडियम और जल मिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, तो फिर से हम चाहे इन दोनों को मिला करके ये दोनों बना दे तो ऐसा नहीं हो सकता। इस रिएक्शन में या जिस रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता उसे अनुत्क्रमणीय क्रिया बोलेंगे। समझे ना? कोई कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें होगा तो उसको बोलेंगे उत्क्रमणीय, अभी बढ़ाएंगे उसको। लेकिन जिसमें नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय। बात समझ में आई कि नहीं? वैसे ये वाला भी है। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समझ में आई ना? अनुत्क्रमणीय क्रिया वह क्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सके, यानी कि तीर के इस तरफ जो ये बन गया इससे उसको नहीं बना सकते। अगला उत्क्रमणीय क्रिया। ठीक, तो उत्क्रमणीय क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो। किन दिशाओं भैया? दोनों दिशा में संपन्न हो उसे उत्क्रमणीय क्रिया बोलते हैं। और इसे तीर की तरह, तीर के सिंबल से व्यक्त करते हैं, यानी कि उधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। ठीक, तो इसमें जैसे देखो एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़े तो ये कली चूना और CO2 गैस निकला। ठीक, फिर से इन दोनों को मिला देंगे, फिर से यही बन जाएगा। इसलिए देखो तीर ऐसे लगे, इधर भी, इधर से इधर भी। ये तीर वाला देखो भैया, ये और ये, इधर से ये बन सकता है, इधर से ये बन सकता है। और ये H2I2, ठीक, H2I2 में तो 2HI, फिर 2HI से ये बन सकता है। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अब क्रियाओं के प्रकार जो है जो भी पढ़ा रहे हैं 4-6 होंगे, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक, 2 नंबर का, तो आपको सब पढ़ना है। आसान आसान है, यही है, सब देख रहे हो। वह क्रिया जो केवल एक दिशा में संपन्न हो उत्क्रमणीय क्रिया। एग्जाम्पल एक लिख दो, काम हो गया। और वह क्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो उसे उत्क्रमणीय क्रिया बोलेंगे। क्लियर ना? बताइए, आगे चले। ये समझ में आया कि नहीं? इससे इसको बनाओगे, इससे इसको बना लोगे, दोनों रिवर्स प्रोसेस चल जाएगा। इससे ये, इससे ये। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय क्रिया। अगला अपघटन क्रिया है। क्या भैया? अपघटन क्रिया है। ज्यादा हो रहा है क्या? एक रिएक्शन हो, नहीं पढ़ा जाना। चलिए देखिए अपघटन क्रिया क्या होती है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। वह अनुत्क्रमणीय क्रिया जिसमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है, यही पकड़ो, अपघटन क्रियाएं कहलाती है। भैया इसमें क्या होगा कि कोई एक हम लोग अणु लेंगे और वो भी रिएक्शंस कैसी होगी? अनुत्क्रमणीय होगी। अनुत्क्रमणीय मतलब आप समझ गए हैं, आप एक ही दिशा में संपन्न होगी। एक यौगिक को लेंगे, वो चाहे 2 ठौरे में टूटे, चाहे 2 से ज्यादा में टूटे। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? अपघटन क्रिया बोलेंगे। बात समझ में आई ना? बात समझे नहीं? जैसे, और हाँ, ये 2 प्रकार की होती है। अपघटन क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होता है ऊष्मा के प्रभाव में और एक होता है वैद्युत के प्रभाव में। ऊष्मा के प्रभाव में होने वाला अपघटन ऊष्मीय अपघटन कहलाता है, वैद्युत के प्रभाव में होने वाला अपघटन
विद्युत अपघटन कहलाता है, जैसे आप सामने है। इसलिए अपघटन क्या है, ऊष्मा के प्रभाव में होने वाला अपघटन क्या कहलाएगा, ऊष्मीय अपघटन। और विद्युतीय अपघटन क्या है, विद्युत के प्रभाव में होने वाला अपघटन विद्युतीय अपघटन कहलाएगा। एग्जाम्पल इसमें देखो, जैसे यह PSO4 है, फेरस सल्फेट, या ऊष्मा है, ठीक, क्या है, ऊष्मा। ऊष्मा के प्रभाव में ये Fe2O3, SO3 और SO2, देखो एक ही यौगिक हुआ कहा हो रहा है, 3 ठोरे में टूट गया, और ये केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती है, क्योंकि देखो ये तीर वाला निशान सीधा लगा है, केवल एक ही दिशा में। तो इससे ये नहीं बना सकते, इससे ये बना सकते। मेन कंडीशन आपको समझना क्या है कि क्रिया अनुत्क्रमणीय होनी चाहिए। क्या, अनुत्क्रमणीय होनी चाहिए, कंडीशन ये है, ठीक। तो भैया ये 2 या 2 से अधिक में टूट गया, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऊष्मीय अपघटन, ठीक। क्योंकि ऊष्मा के प्रभाव, ये भी ऊष्मा के प्रभाव हो रहा है तो ऊष्मीय अपघटन, ठीक। यहाँ नीचे लिखा है याद क्रिया ऊष्मीय अपघटन क्रिया कहलाती है। फिर PbNO3, ये विद्युत के प्रभाव में टूटता है, एक ही है, 3 ठू में टूट गया। कितने में टूटा भैया, 3 में, बात नहीं, 3 में टूट गया, तो ये क्या कहलाएगा, विद्युतीय अपघटन, क्योंकि विद्युत के प्रभाव में हो रहा है। और एक चीज ध्यान देना, अपघटन तभी होगा जब अनुत्क्रमणीय होगा। अपघटन क्रिया तभी होगी, अपघटन तभी होगी जब क्या होगी, क्रिया अनुत्क्रमणीय होगी। क्या होगी, अनुत्क्रमणीय होगी, ठीक ना। पीछे लिखे हो, यही था ना, देखो ये वह अनुत्क्रमणीय क्रिया, पहले अनुत्क्रमणीय होनी चाहिए, तब जो है हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक। वैसे यहाँ पर देखो, जल में विद्युत प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में विद्युत निकल जाते हैं। फिर आ गया वियोजन अपक्रिया, ठीक। क्या आ गया भैया, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या है, वियोजन और अपघटन दोनों लगभग एक दूसरे के जैसे ही हैं, लेकिन मेन थोड़ा सा एक पॉइंट चेंज है, वो अनुत्क्रमणीय है और ये उत्क्रमणीय है, यानी कि वो केवल एक दिशा में चलती थी, ये दोनों दिशाओं में चलेगी, ठीक। डिफरेंट यही है दोनों में, और कुछ नहीं। देखो यहाँ लिखा है वह उत्क्रमणीय, पहले ने बोल दिया, वह उसमें कह रहा था वह अनुत्क्रमणीय, इसमें कह रहा है वह उत्क्रमणीय क्रिया, जिसमें कोई यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है। उसमें भी कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट रहा था, और इसमें भी टूट रहा है, तो क्या कहलाएगा, वियोजन अपक्रिया। फर्क क्या है दोनों में, कि वो अनुत्क्रमणीय थी, ये वाला सिंबल चलता था, लेकिन ये क्या है, उत्क्रमणीय, ये वाला सिंबल चलेगा। और ये भी 2 प्रकार की उसी तरीके से होती है, ऊष्मा के प्रभाव में वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा, और विद्युत के प्रभाव में वियोजन क्या कहलाएगा, विद्युत वियोजन कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे देखो PCl5 को उसमें प्रभाव तोड़े PCl3 और Cl2 बन गया, एक खुद 2 ठोरे में टूट गया, इन दोनों को मिला दोगे फिर से ही बन जाएगा, ठीक। फिर 2HI को उसमें प्रभाव रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन और आयोडीन गैस निकल गई, दोनों को मिला दोगे फिर से ही बन जाएगा, ठीक। ये N2O5 विद्युत प्रभाव में क्या किए, 2NO2 बना दिए, और इसमें जो है कुछ गैस मुक्त होगी, अभी यहाँ नहीं लिखा है, कुछ गैस मुक्त हो जाएगी, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, विद्युत वियोजन है। क्या है भैया, विद्युत वियोजन, ठीक। तो ये इस तरह की थी। अब अगला आ गया द्विविस्थापन अपक्रिया, तो इसको जो है हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। यहीं पर क्लास को रोकते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक। तो बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, नोट करिए। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए, क्योंकि पूरा का पूरा मैटर एकदम क्लीन नोट्स आपके सामने रहती है, ठीक। तो बस आज के लिए इतना काफी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।